जोहार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं देवेंद्र भैया। जोहार कह रहे हैं, मैं हर बार इसलिए कहती हूँ कि ये मन में कहते हैं, आप लोग सब सुन लिया करिए। जोहार सबके लिए। जोहार जोहार। हाँ देखिए, आज कह रहे हैं, सुनिए। लेकिन देखिए, ये इस वक्त जब हम साथ बैठे हैं तो एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा झारखंड के लिए, और इतना बड़ा मुद्दा कि ये तय करेगा झारखंड की दशा और दिशा को भी। आप समझ गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं पेसा को लेकर। पेसा का मतलब ही यही है कि अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायती राज प्रणाली है उसे कैसे सशक्त किया जाए, सशक्त करना या उसका विस्तार किया। हाँ, उसका विस्तार किया जाए। तो उस विस्तारीकरण को लेकर एक बकायदा एक मीटिंग क्या, उसे आप कार्यशाला कहें, उसे एक वर्कशॉप कहें, बड़े होटल में यहाँ पर अलग अलग समाजविद जुटे और अलग अलग जो राजनीतिक दलों के लोग भी, यानी कहिए कि एक पूरा कुनबा मौजूद था जो इस मुद्दे पर बैठकर सभी समाज के वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए इस मुद्दे पर चर्चा कर सकता था। लेकिन मैं देवेंद्र भाई आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस कार्यशाला का जो उद्देश्य था, क्या वाकई इस बातचीत के बाद लगता है कि ये अपनी जिस दिशा के साथ यहाँ पर ये बैठक बुलाई गई थी, जिस मोटिव के साथ ये मीटिंग हुई, उसमें वो सफल हुई है, या फिर ये खाई जो है वो और चौड़ी? आरती, इसके पहले इसका मूल्यांकन आप खुद कर ला। मैं वो परिस्थितियां या जो वहाँ घटना हुई, जो कार्यशाला हुई, उसकी तस्वीर आपके सामने पेश कर देता हूँ। उससे आप खुद ही मूल्यांकन कर लेंगे कि मामले का समाधान हुआ या जो खाई थी और गहरी हुई। दरअसल कार्यशाला के पहले वक्ता थे गलेटसन डुंगडू। उनको भी आमंत्रण मिला था। आप जानते हैं पिछले 6 महीने जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और कहा जा सकता है कि गलेटसन डुंगडू ने पहले वक्ता थे, और पहला वक्ता ही ने पंचायती राज विभाग की पूरी जो योजना थी उस पर पानी फेर दिया। गलेटसन अपने चिर परिचित उसी अंदाज में आते हैं और बमबार्डिंग करते हुए सवाल पूछते हैं कि मुझे पंचायती राज विभाग के जो अधिकारी, इतने पढ़े लिखे अधिकारी हैं, इतने ज्ञानवान अधिकारी हैं, इन्होंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है कि पिछले 6 महीने से एक ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, और ये 6 या साल भर में 3 ड्राफ्ट किए हैं, और हर बार ड्राफ्ट वही होता है। मतलब तब्दीली कुछ नहीं होता, एज इट इज, मतलब कॉपी पेस्ट हो रहा है। हाँ, कॉपी पेस्ट हो रहा है। वे कहते हैं कि आखिर चाहते क्या है, पंचायती राज विभाग चाहता क्या है, आप आदिवासी समाज को खिचड़ी क्यों खिला रहे हैं। उनका कहना था कि एक तरफ आप परंपरागत ग्राम सभा की बात करते हैं, और दूसरे तरफ उसी सुर में पंचायती राज विभाग की ओर से जो ग्राम सभा होती है उसकी बात करते हैं। आप क्लियर तो हो लीजिए कि आपको जाना कहाँ है, परंपरागत ग्राम सभा की बात करनी है या गांधीवादी ग्राम सभा की बात करनी है, आप इस पर क्लियर नहीं है। जेपीआर, जिसका विरोध आदिवासी समुदाय या गलेटसन डुंगडू पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, आज भी आप उससे एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये जेपीआर जो अनुसूचित समान क्षेत्रों के लिए था, उसे एक बार फिर से आप अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। तो इस तरह से उनके जो सारे सवाल जो पिछले 6 महीने से उठा रहे, गलेटसन का कांटा आज भी वहीं अटका हुआ था। लेकिन गलेटसन ने जिस तरह से पूरे पंचायती राज विभाग को एक दूसरे शब्दों का ढो डाला, 4 मंत्री सामने मौजूद थे, चेहरे पर शिकन देखी जा रही थी, और मैं अपने टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि सामने दिखावे हुए सामने आप दिखाइए। और देखिए, इस वक्त आप तस्वीर देख रहे होंगे, जो देवेंद्र भैया कह रहे हैं वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तस्वीर देखिए, आप इसी सिटिंग अरेंजमेंट की आगे में राजेश कच्छप बैठे हुए हैं, खिजड़ी विधायक नवल मिसल कोंगाड़ी बैठे हुए हैं, और के राजू जो कांग्रेस के प्रभारी हैं वो बैठे हुए हैं। चारों मंत्री भी सन्न की अवस्था में है, उन्हें असहज स्थिति है गलेटसन के सवालों से। दीपिका पांडे भी हैं जो पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, और नीचे के राजू हैं। उसी के बाद गलेटसन ने जैसे ही अपनी बमबार्डिंग समाप्त की और नीचे आए, पूरे हौसले के साथ उतरते हैं जैसे कोई रन जीत चुके हैं। उसके बाद जाती है दयामणि बारला। दयामणि बारला का भी कल का जो तेवर था वो गलेटसन से कम नहीं था। दयामणि बारला ने कहा कि 6 वर्षों के बाद इस सरकार को लाठी डंडे खाने वालों की याद आई है।
हाँ, ये उन्होंने कहा है। लाठी और डंडे बहुत मतलब उनकी आवाज में वो तलखी देखी है। तलखी थी, दर्द था। और बाद में आपने देखा कि जयमनी बाला से जब मैंने इंटरव्यू किया था तो मेरा सवाल यही था कि दीदी ये आपका दर्द है या आदिवासी समाज का दर्द है। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी समाज का दर्द है, उसकी पीड़ा है और लोकतंत्र हमें इस पीड़ा के इजहार करने की इजाजत देता है। इतनी असहज स्थिति पैदा हो गई थी, इतनी कटु स्थिति पैदा हो चुकी थी कि मुझे लगता है, मैं कन्विंस नहीं हूं कि राजेश कच्छप जो नीचे थे, के राजू थे और नमन बिक्सल कोंगाड़ी जो आपस में बात कर रहे थे, उनकी ओर से एक बातचीत, मुझे लगता है एक बातचीत हुई और राजेश कच्छप को भेजा गया मंच पे। राजेश कच्छप आते हैं मंच पे और चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं। राजेश कच्छप कहते हैं कि ठीक है, ग्लेडसन की बातें अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन पंचायत की काम करने की अपनी प्रक्रिया होती है, सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है। सरकार उसी दिशा में बढ़ रही है और पैसा एक यदि हम लागू नहीं करेंगे तो क्या भाजपा लागू करेगी? कहीं ना कहीं राजेश कच्छप चीजों को संभालने की कोशिश करते हैं, पर चूंकि एक ग्लेडसन का बम्बार्डिंग ऐसा था कि उसके बाद चीजें एकदम हाथ से निकलती हुई दिख रही, तो पंचायती राज विभाग की ये अपेक्षा नहीं थी कि ग्लेडसन जो है 4 मंत्री के राजू के सामने अपने उसी दबंग आवाज में अपने आदिवासी समुदाय के मतलब कि उस दौरान सरकार की नुमाइंदगी जो कर रहे थे, उनके चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि जवाब देते नहीं बन रहा था। और सरकार के चूंकि एक्टिविस्ट समाज बटा हुआ है, सरकार की ओर से भी 1-2 एक्टिविस्ट टीम ने सरकारी ड्राफ्ट के पक्ष में बात कर रहे थे। भाई ग्लेडसन के इस तेवर के बाद उनका भी तेवर थोड़ा सा अलग लिखाव बहुत सधे अंदाज में ग्लेडसन का प्रतिकार करने की स्थिति में नहीं थे। मैं बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं कि इसके बाद के राजू खुद मंच पर आते हैं और उसके बाद देखिए कहानी कैसे उलट जाती है। के राजू आते हैं और उनका साफ संकेत होता है, साफ शब्दों में कहते हैं बगैर ग्लेडसन का नाम लिए कि जिस जेपीआरए को लागू करने की कोशिश की जा रही है, आप चर्चा कर रहे हैं जेपीआरए समान क्षेत्रों के लिए, वही बात जो ग्लेडसन बोल के गए। हाँ, या तो जेपीआरए में पूरा संशोधन कीजिए, इसको पूरी तरह से रिवाइज कीजिए। बेहतर होगा कि आप अनुसूचित क्षेत्र के जो शेड्यूल एरिया है उसके लिए एक नया ड्राफ्ट और नया एक्ट लाइए। मतलब भैया ये जो चीजें हुई वहां पर वो बिल्कुल अप्रत्याशित कहें तो गलत नहीं होगा। जिन चीजों को लेकर सरकार के नुमाइंदे वहां बैठे थे वो वापस उनके साथ खड़े नजर आए जिन्होंने सवाल खड़े किए। आखिर के राजू किनकी ओर से गए थे? अपने मंत्री की ओर से गए थे। पंचायत विभाग के मंत्री कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के मंत्री दीपिका पांडे हैं, सरकार के मंत्री वो गए थे। पर नहीं, के राजू ग्लेडसन के साथ कहीं ना कहीं खड़ा। अब आ गया अभी के राजू ने कहा कि ठीक है कि देश में पहला ऐसा राज्य है, दूसरे राज्यों में भी पैसा एक्ट लागू हुआ है, पर कहीं भी परंपरागत ग्राम सभा की बात नहीं की गई है। यह झारखंड में की गई, इसलिए झारखंड सरकार को मैं शाबाशी देता हूं, प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन यह समझना पड़ेगा कि पैसा एक्ट में हम चाहते क्या है, आदिवासी समाज चाहता क्या है, वे उसके स्टेक होल्डर हैं। और बेगर आदिवासी समुदाय को विश्वास में लिए हुए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। अच्छा देखिए, परंपरागत तरीके की बात की आपने, तो झारखंड में जो पेसा एक्ट की बात हो रही है, इसका मकसद ही यही है ना कि जो रूढ़िवादी जो परंपराएं चली आ रही उसको समाहित करते हुए आप इस एक्ट को यहाँ पर लेकर आएंगे। लेकिन कल की कार्यशाला में तो ये एक अजीब सी तस्वीर नजर आई। हाँ, उस पर हम आगे चलेंगे। हम ये कह रहे थे कि के राजू ने क्या किया और के राजू किस एटीट्यूड के साथ झारखंड में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार सोचती है कि जो ग्राम सभा है और ग्राम सभा के संसाधन हमारे रिसोर्स हैं, आदिवासी समुदाय समझता है कि हमारी संपत्ति है। आप चाहते क्या है, सरकार को क्लियर करना चाहिए। और के राजू ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि कुछ भी चल सकता है, यह जो ड्राफ्ट है नहीं चल सकता है। पूरे ड्राफ्ट का उन्होंने विरोध कर दिया। अब आगे की तस्वीर बताते हैं। उसके बाद के राजू अपनी सीट पर बैठते हैं और ये बहुत कम लोगों को पता होगा, इस बात की जानकारी, एक्टिविस्टों को भी जानकारी नहीं होगी कि ग्लेडसन का फोन रिंग करता है और ग्लेडसन के फोन पर दूसरी तरफ जो होते हैं वो एक के राजू होते हैं। के राजू कहते हैं, ग्लेडसन, आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय यू, योर attitude and articulate question.
बहुत क्लियर स्थिति में आपने तस्वीर को रखा है। अब बताइए, जो गैलेक्सन पंचायती राज विभाग के निशाने पर था, जिसको मंत्री लोग निशाना बना रहे थे, आज वही गैलेक्सन के राजू के हीरो हैं। अच्छा, बाद में हम उस पर चर्चा करेंगे कि रूढ़िवादी परंपरावादी, लेकिन उसका यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व जो दिखा वो अलग था। लेकिन उससे पहले जो अभी बातचीत, और उससे एक सवाल मेरे जहन में है कि ग्लैडसन आते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, आर्टिकुलेट क्वेश्चंस उनके रहते हैं, जो उनका क्वेश्चनर है वो सुपर्ब था। ऐसा था कि जो वहां बैठे थे उनको जवाब देते नहीं बन रहा था। जब वो मंच से उतरते हैं और जब के राजू का भाषण होता है, जब के राजू संबोधित करके वापस लौटते हैं, रिंग होता है, उसके बाद शाबाशी पंचायती राज विभाग किसके पास है? कांग्रेस के पास है। और यहाँ पर सरकार की नुमाइंदगी के तौर पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों की तरफ से। लेकिन कांग्रेस का उस खेमे के साथ खड़े हो जाना जो इसका विरोध कर रहा है, जो इसमें खामियां बता रहा है, ये क्या बताता है? सही बात है। इस निश्चित रूप से के राजू एक यहाँ बड़ी प्लेटफॉर्म तैयार कर, और ये सरकार के प्रतिनिधि के राजू कहते हैं कि गैलेक्सन आओ बैठ के बात करते हैं। गैलेक्सन कहता है कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, आप चीजों को ड्राफ्ट को लाइए, ड्राफ्ट में यदि जब चर्चा होती है तो मैं आऊंगा। के राजू कहते हैं कि आज 8 या 9 बजे रात तक मैं यहाँ हूँ, आज रात में निकलूंगा, 8 से 9 बजे बैठ के चर्चा कर लो। कि गैलेक्सन कहता है कि नेक्स्ट बार जब आते हैं तब चर्चा हो। मैं इन चीजों के इसलिए कह रहा हूँ, दर्शकों के सामने इसलिए ला रहा हूँ कि किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको यह जानकारी नहीं मिलेगी कि गैलेक्सन और के राजू के बीच में संवाद हो रहा है। और आने वाले दिनों में यदि के राजू और गैलेक्सन एक नए तेवर में आए या नई भूमिका में नजर आए तो हैरान होने की। और एक दूसरी चीज, आपने विक्टर मल्तो का नाम सुना होगा। बिल्कुल, हाँ। बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं, पेशा की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी मंच से उन्होंने घोषणा की कि मुझे इसका चेयरपर्सन बना दिया जाए। उन्होंने बाकायदा एक डेडलाइन भी तय की। हाँ, कि 1 या 2 महीने में मैं इसका समाधान कर दूंगा। अब आदिवासी समाज में इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, मैं चाहूंगा कि विजय कुजूर जो लिखते हैं विक्टर मल्तो के बारे में, उसकी थोड़ी सी। बिल्कुल, ये देखिए विजय कुजूर ने जो लिखा है वो हम इसलिए आपको सुनाना विजय कुजूर के 2 हिस्से, एक में तो इस पर सवाल खड़ा करते हैं कि इसमें सन्ना समाज के कितने लोग हैं, और दूसरा वे सवाल खड़ा करते हैं कि विक्टर मल्तो जो खुद को चेयरपर्सन बनाने की मांग करते हैं। इस पूरे देखिए जो परिचर्चा कल हुई, जो कार्यशाला हुई, उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि कथित परिचर्चा का वक्ता पैनल को देखकर एक बात समझ में आता है, मैं एज इट इज पढ़ रही हूँ जो उन्होंने लिखा है विजय कुजूर ने, कि इसे विक्टर मल्तो के दिशा निर्देश पर माननीय मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की के कार्यालय में बनाया गया है। चूंकि अधिकतर वक्ता पेशा समर्थक लॉबी के लोग हैं, एक ने तो पेशा नियमावली प्रारूप समिति बनाकर स्वयं का नाम चेयरमैन के लिए प्रस्तावित तक कर डाला, जिन्होंने पिछले 28 सालों में अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को समझा नहीं पाए। उनका ये कहना है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनकी बात समझ नहीं पाई है। 28 सालों से वो इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें हर जगह हार का मुंह देखना पड़ा है। जिस व्यक्ति ने कभी भी समाज के सामने अपना लिखित पेशा नियमावली प्रारूप नहीं रखा, वैसे रास्ते से भटके व्यक्ति द्वारा पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था को रास्ता दिखाने की बात की जा रही। तो क्या है, एक तरफ गैलेक्सन डुंगडुंग है, जिसे के राजू के बारे में जानना चाहिए कि पेशा ड्राफ्ट के भी समय भी सक्रिय थे, मनरेगा में उनकी भूमिका रही, एक नीति निर्माता के तो आईएएस रहे हैं। तो चीजें, कानून कैसे बनता है, कानून नियमों का निर्माण कैसे होता है और नियमों का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसकी वे जानकार रहे हैं। दलित है, आदिवासी समाज की भावनाओं को ज्यादा बेहतर समझते हैं और एक कुशल रणनीतिकार है। तो वो के राजू गैलेक्सन को आमंत्रित करते हैं कि आओ बैठ के बात करते हैं, आपकी भावना के साथ, आप जिस आक्रामकता के साथ अपनी बात को रखते हैं, मैं उसका कायल हूं। लेकिन इसी पोस्ट में अगर आप आगे जाएंगे, नहीं मैं जा रहा हूँ। दूसरे तरफ देखिए कि विक्टर मल्तो है, जो कहते हैं कि मुझे चेयरपर्सन बना दिया जाए, और बाकायदा वो तो कह रहे हैं कि 1-2 महीने में इस पूरी समस्या का समाधान भी हो जाए। अब आदिवासी समाज की प्रतिक्रिया क्या होगी, विजय कुजूर के पोस्ट देख रहे हैं लोग, उनकी
मैंने बिल्कुल, अगर वो डेडलाइन दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर अगर हम कुछ बातें किसी के सामने रखें तो सामने आप रिटेलिएशन भी होगा, रिएक्शन भी आएगा। नहीं, ये ऑफर यदि उनको मिला होता तो ज्यादा बेहतर स्थिति होती। उन्होंने खुद ही अपनी डिमांड रख दी और एक तरह से कहे सरकार को समझाने की कोशिश की कि मैं केस वापस ले लूंगा, आप हमें चेयरपर्सन बना दीजिए। अब इस चीज को किस संदर्भ में देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं ग्लेडसन के मुकाबले विक्टर मर्डो अपनी रणनीति को इम्प्लीमेंट करने में पीछे रह गए। अब आपने जो दूसरा सवाल किया जो इसी पोस्ट में है, मैं बिल्कुल आपका जवाब चाहूंगी। इससे मेरा भी मतलब मैं भी चाहती थी कि ये सवाल पूछे। इसे जो विजय कुजूर ने अपना पोस्ट लिखा है उसमें आगे वो लिखते हैं कि ये जो कार्यशाला थी, ये जो परिचर्चा थी, इसमें कुछ गैर पारंपरिक और धर्मांतरित जिन्होंने अपना धर्म बदल लिया है वो लोग 16,000 पारंपरिक ग्राम स्वशासन व्यवस्था को बताने का काम करेंगे कि आप परंपरा का निर्वहन कैसे करेंगे। हास्यास्पद है। और मेरा सवाल भी है देवेंद्र भाई आपसे, नहीं, इसके साथ एक डेमका स्वयं है, जरा उनका पोस्ट भी देखिए। हाँ वो है, उनके साथ साथ इन्होंने ये कहा है, वो सोए का पोस्ट, हाँ ये देखिए, उन्होंने ये लिखा है कि कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर ऑन पेसा ड्राफ्ट रूल के लिए जो कल जो हुई है कार्यशाला वो विवादों के घेरे में है। वो विवाद, हाँ उन्होंने ये आगे लिखा है कि ये विवाद कार्यशाला में सरना धर्म अनुयायी और जो वास्तव में पेशा के मूल आत्मा रूढ़ी परंपराओं को संरक्षित करते रहे हैं वो पैनल में कम है और ईसाई सबसे ज्यादा है। निश्चित रूप से मैं इसलिए कह रहा था, दरअसल उनका इशारा है नाम सुशील बारला, जेराम जेरोल्ड कुजूर, जेवियर कुजूर, मुन्नी हासदा, रमेश जेराय, देवेंद्र नाथ चांपिया, हरेंद्र नाम सोई, ग्लैडसन डुंगडुंग, पीसी मुर्मू, दीपक टूटी, सुनील मिंज, प्रभाकर कुजूर, बिक्सर कोल्टा, विक्टर मल्टो, सुषमा असूप, दयामणि बारला, ये जो तमाम नाम हैं इसमें 4-5 नाम ही हैं जो सरना धर्मियों के हैं और 18 नाम जो है वे ईसाई लोग के हैं। नहीं तो इसलिए सवाल उठ रहा ना, और ये सवाल लाजमी है। और आप मुझे ये बताइए कि आप रूढ़िवादिता जो है, रूढ़िवादी परंपरा को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं, लेकिन जो इन चीजों अभी आप उन्हें एक नीति निर्धारक के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि वो बैठे इसलिए हैं ताकि एक पॉलिसी ऐसी बने। ठीक है, तो अगर उसमें से वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है जिन्होंने खुद धर्मांतरण कर लिया है, जो खुद इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, वो उस कम्युनिटी के लिए पॉलिसी बनाने बैठे हैं, तो ये तो सवाल उठेगा ना। सवाल उठना ही चाहिए। सवाल चूंकि इसमें हमारे मित्र सुनील मिंज का भी नाम है, ये सवाल सुनील मिंज हमें एक दर्द सुनाया करता था। हाँ। क्योंकि 2 दशक पहले हम लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में आए थे, सुनील मिंज मैं दोनों साथी काम में। सुनील मिंज एक कहानी सुनाता था, अक्सर सुनाता था हम लोग को कि देखो होता क्या है, यहाँ से दिल्ली तक आदिवासी समुदाय पर कार्यशाला का आयोजन होता है और उस आदिवासी समुदाय के कार्यशाला में आदिवासी समुदाय पीछे रहता है और सामने दिक्कू लोग अपना भाषण देते हैं। आज 2 दशक के बाद स्थितियां यह हो गई है कि आप रूढ़िवादी प्रथा को संरक्षण करने के नाम पर पेशा एक्ट को लागू करना चाहते हैं, पर इस कार्यशाला में जो रूढ़ी प्रथा के लोग हैं पीछे हैं। मैं सुनील मिंज के उसी सवाल के संदर्भ में देख रहा आप जिनका रूढ़ी प्रथा से कहीं अब दूर दूर तक नाता नहीं है, ऐसे लोग 18 22-23 पैनलिस्ट है, उसमें 18 लोग इसके हैं। सवाल तो उठेगा। और देखिए याद कीजिए, ग्लैडसन डुंगडुंग बार बार ये दावा करते हैं या मीडिया पर भी आरोप लगाते रहते हैं कि मीडिया जो है चूहा बिल्ली का खेल खिलवाता है। सरकार को भी कहते हैं कि ये लोग लड़वाता है, पर वह चूहा बिल्ली का खेल कौन करवा रहा है? तो आप में से चूहा कौन और बिल्ली कौन बनने की कोशिश क्यों होती है? नहीं, सवाल यह भी है ना कि यदि ईसाई समुदाय को या दूसरे हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम, यदि उनकी भागीदारी नहीं होती है तो सवाल खड़ा करते हैं यह चूहा बिल्ली के खेल नहीं है, यह सियासी भागीदारी और सामाजिक भागीदारी का सवाल है। जो सरना धर्मी लोग सामाजिक भागीदारी का सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई मेरा ही चीज है, मेरी ही रूढ़िवादी प्रथा है, हमारे लिए कानून बन रहा है और हम ही गायब हैं। वही तो कह रही हूँ मैं। यदि ये सवाल चूहा बिल्ली का खेल कैसे हो जाएगा? कैसे होगा ये चूहा बिल्ली का खेल? राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, सोशल पार्टिसिपेशन सबको चाहिए, उनको भी सरना समाज को भी चाहिए। अगर जिनके लिए बात हो रही है, अगर उनका एंटिसिपेशन नहीं होगा, अगर आप उन्हें एंटिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका अगर वो नहीं आ रहे, उनका कोई चेहरा नहीं दिख रहा, तो आप कैसे उनके बीच जाकर ये कहेंगे कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं?
जिस विजय कुजूर की बात की है, विजय कुजूर हो गए, कृष्णा हासदा हो गए, और उनकी जो टीम है, मैं नहीं जानता कि उसके पीछे का पॉलिटिकल मकसद क्या है। निशा उरांव के करीबी ये लोग माने जाते हैं, जो पंचायती राज के पूर्व निदेशक रही हैं, और करीबन विजय कुजूर ने भी लिखा है कि 16,000 यहाँ ग्राम सभा है, और 16,000 ग्राम सभा के अलग अलग जो परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, कस्टमरी लॉ है, उसका लिपि मैंने कोडिफिकेशन किया जा रहा है। उनका दावा है कि इसी कोडिफिकेशन से पेशा एक्ट को लागू करने में सहूलियत होगी, पेशा एक्ट की जमीन मजबूत होगी। लेकिन फिर से सवाल वही है कि जब इतने बड़े काम कर रहे थे, विक्टर मल्टो को बुलाया जाता है, जेवियर कुजूर को बुलाया जाता है, सुनील मिंज को बुलाया जाता है, जयराम जेरोल्ड कुजूर को बुलाया जाता है, तो आखिर विजय कुजूर और कृष्णा हासदा और दूसरे जो रूढ़िवादी प्रथा के लोग थे, गायब क्यों हैं? और ये सवाल तो पंचायती राज विभाग से होना चाहिए। मतलब विभाग इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकता है? मुझे ये लगता है कि अगर आप किसी ड्राफ्ट को तैयार कर रहे हैं, जिस ड्राफ्ट को लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये ड्राफ्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट चल रहा है, पिछला वाला ड्राफ्ट आगे किया जा रहा, फॉरवर्ड किया जा रहा, फॉरवर्ड किया जा रहा। अगर विभाग इन चीजों को मॉनिटर कर रहा होगा, तो अब जो सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहला सवाल तो ड्राफ्टिंग पर है कि ये ड्राफ्ट ऐसा नहीं हो सकता है। आप रूढ़िवादी परंपरा को आगे साथ में लेकर जाने की बात कर रहे हैं, तो आप उस कम्युनिटी से किसी ऐसे प्रतिनिधि को तो चुनकर लेकर आए जो ये समझ सके और बाकी अपनी कम्युनिटी को समझा सके कि वाकई ये चीजें हमारे लिए हैं और ये इस तरह से तैयार की जानी है। लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार कर आप अपने चेहरे को दिखाना चाहते हैं, आप खुद उस सोसाइटी को लीड करना चाहते हैं जिनसे आपका कोई सरोकार नहीं है। तो फिर ऐसी कार्यशाला, ऐसी मीटिंग और इस तरह से कमेटी बनाने का, इस तरह से सारी चीजों के ढोल पीटने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। निश्चित रूप से विजय हासदा ने विजय कुजूर ने कृष्णा हासदा ने जो सवाल खड़ा किया, वो अपने जगह दुरुस्त है। इस पर निश्चित रूप से पंचायती राज विभाग को गंभीरता से विचार करना चाहिए। लेकिन फिर से वही गलेटसन ने कल महफिल लूटा है। पंचायती राज विभाग के जो पिछले 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने की जो योजना रही थी, उसको फ्लॉप कर दिया है। और बड़ी खबर यही है कि गलेटसन डुंगडुंग जो अब तक कांग्रेस को निशाना पर लेते रहे थे, कांग्रेस से सवाल खड़ा करते रहे थे, एक बार फिर से कांग्रेस की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इससे क्या फायदा और क्या नुकसान, इसका क्या देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन सब के बीच अगर कुछ नया समीकरण बनता दिख रहा है, तो वो है गलेटसन डुंगडुंग और कांग्रेस। इन दोनों के बीच में क्या वाकई खिचड़ी पक रही है, और क्या ये खिचड़ी, जिस कम्युनिटी के लिए ये खिचड़ी तैयार की जा रही है, उस कम्युनिटी के लिए ये बेहतर हो, उन्हें हजम होगा भी ये देखने वाली बात होगी। चलिए, दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।